Hello everybody, welcome to my channel. My name is Mehak Bafna and I'm a second year student at Shriram College of Commerce, University of Delhi. तो आज का वीडियो इज़ गोइंग टू रिवॉल्व अराउंड वन ऑफ द मोस्ट तुम्हारा कह सकते हैं ड्रेडफुल सब्जेक्ट विच इज़ अकाउंटेंसी, जिसका नाम सुनते ही तुम डर जाते हो। तो आज हम उसको ईजिली डिकोड करने की कोशिश करेंगे एंड जो भी CUET 2025 दे रहा है उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली, तो वीडियो को एंड तक देखना। देखो पहले मैं ना वीडियो का स्ट्रक्चर बता देती हूँ, नहीं तो मैं बोलती रहती हूँ और तुम सो जाते हो, ठीक है, मुझे ऐसा लगने लग गया है। तो इसलिए पहले स्ट्रक्चर बता देती हूँ हम कैसे बात करेंगे। सबसे पहले 5 A's ऑफ अकाउंटेंसी के बारे में बात करेंगे कि 5 की पॉइंटर्स क्या हैं जो तुम्हें दिमाग में रखना है अकाउंटेंसी को पढ़ते वक्त, ठीक है। फिर हम बात करेंगे सोर्सेज की कि क्या इंपॉर्टेंट सोर्सेज तुम्हें रेफ़र करने चाहिए एंड फिर जनरल टिप्स कि तुम कैसे अपने एग्ज़ाम को अप्रोच कर सकते हो, या और जो भी मुझे लगेगा यूज़फुल बात है वो मैं शेयर कर दूँगी। तो देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 5 A's ऑफ अकाउंटेंसी से। पहला ए है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज़ द की इन अकाउंटेंसी। तुम्हारा जो CUET 2025 का पेपर है, एज यू ऑल नो कि सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है, तुम्हें सारे क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो और सारे जो क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, MCQs है, तो सारे जो ऑप्शंस होंगे ना वो बहुत क्लोज होंगे, ठीक है। 1-2 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, या फिर एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है जो गलत अप्रोच के बेस पर है, जो यूजुअली स्टूडेंट्स फॉलो कर ले, ठीक है, और उसके बेस पे एक ऑप्शन होता है करेक्ट, तुम्हारा जो करेक्ट आंसर है वो, और बहुत क्लोज होते हैं ऑप्शंस, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसके अंदर बोला है कि मिस्टर ए वॉज एडमिटेड ऑन 1 अक्टूबर, ठीक है। तो 1 अक्टूबर को तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि भाई 1 अक्टूबर है तो हम 6 मंथ्स के हिसाब से अपोर्शन करेंगे, राइट। पर अब तुमने ना तुम बहुत अपने एंजाइटी में होते हो, एग्ज़ाम के मोड में होते हो, तुम्हारा दिमाग थोड़ा कम काम कर रहा होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू जो तुम अपने घर पे कर लेते हो। तो तुम क्या जल्दबाजी में क्या करते हो कि वो 6 मंथ्स को नहीं देखते, इग्नोर कर देते हो, पूरे साल का कर लेते हो, ठीक है। तो वहाँ पे तुम्हारी एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बोला है कि प्रॉफिट बताओ कि C का क्या प्रॉफिट है, तो तुमने ऐसा तुम्हारे दिमाग में होता है कि यूजुअली हमारे 3 पार्टनर्स या 2 पार्टनर्स होते हैं, तो हम उसी के हिसाब से डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3 कर देते हैं। पर उस क्वेश्चन में 4 पार्टनर्स है तो तुम्हें डिवाइड बाई 4 करना था, अगर ऐसा है। नहीं तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में तुम गलत देख सकते हो, गलत पढ़ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ना एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एंड स्पेशली जो कैलकुलेटर है ना, वो कैलकुलेटर तुम्हें अवेलेबल नहीं होगा एग्जाम सेंटर में। तो मुझे सब पता है। CBSE वालों के लिए तो बहुत इजी है, बट मैंने सुना है जो स्टेट बोर्ड के पेपर्स होते हैं वहाँ पर कैलकुलेटर मैंडेटरी होता है तुम्हारे बोर्ड्स में, तो तुम्हें सिर्फ कैलकुलेटर से आदत होती है सारी छोटे छोटे कैलकुलेशंस करने के लिए भी। पर CUET में कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं होगा, तो तुम्हारी मैथ्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी तुम्हारे अकाउंटेंसी के पेपर में। तुम्हें बेसिक कैलकुलेशंस करनी आनी चाहिए, फ्रैक्शंस को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, ठीक है। तो एक्यूरेसी इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डे। अब बात करते हैं सेकेंड डे। जो तुम्हारा सेकेंड डे है वो है एक्टिव रीडिंग। तुम्हें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन बात कर रहा है तुम्हारे कोई शेयर्स से रिलेटेड है एंड जो कॉल का है वो कॉल का अमाउंट दे रखा है, ठीक है। तो तुमने अगर कॉल का अमाउंट, तुमने फर्स्ट और सेकेंड कॉल का अमाउंट आपस में इंटरचेंज कर दिया या फिर दोनों को सेम समझ लिया जबकि दोनों के अलग अलग अमाउंट्स थे, तो कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तुम अगेन जो डेट्स वाली प्रॉब्लम है वो वहाँ पर थोड़ा सा मैसअप कर सकते हो, ठीक है। तो एक्टिव रीडिंग बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ क्वेश्चन की बट ऑप्शंस की भी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें क्वेश्चन में पूछा है कि A का प्रॉफिट शेयर बताओ, और तुम्हारे दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि पहला मतलब जब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, फॉर एग्जाम्पल B एंड A आर पार्टनर्स इन दिस फर्म, ठीक है। तो तुम्हारे दिमाग में पहला पार्टनर जो तुम निकालते हो प्रॉफिट, वो B का निकालते हो, पर क्वेश्चन में तुमसे पूछा है कि A का प्रॉफिट बताना है, तो वो चीज़ ना तुम्हारे दिमाग में बहुत फिट होनी चाहिए कि ये गलती तो एटलीस्ट मुझे नहीं करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन तो हमें जो है वो बिल्कुल सही ही करनी होती है, ठीक है। तो एक्टिव रीडिंग बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ना सिर्फ क्वेश्चंस के लिए बट ऑप्शंस के लिए भी, ठीक है। तो जो तुम्हारे शेयर्स वाले क्वेश्चंस हैं, डिबेंचर्स वाले क्वेश्चंस हैं, फॉर एग्जांपल इसमें तुम्हारा कुछ थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो उसके अंदर लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, और तुमने पढ़ लिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, जो भी तुम्हारा होता है, ठीक है। तो तुमने उस क्वेश्चन को गलत तरीके से अप्रोच कर लिया, तो तुम्हारा खेल तो वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें आती हुई चीज़ें तुम गलत
ना करो, बस इतनी कोशिश कर लेना, बाकी पेपर बहुत अच्छा जाने वाला है। अकाउंटेंसी का पेपर इजी ही आता है, डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं आता है। सिर्फ खेल सीवीटी में इन जनरल एक्यूरेसी का ही होता है, पेपर कभी टफ नहीं आएगा। द ओनली थिंग जो तुम गड़बड़ करोगे वो होगी तुम्हारी सिली मिस्टेक्स, एंड उस पर इतना रिग्रेट होता है ना बाद में, कि मैं खुद भी फेस कर चुकी हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना। अब आ जाते हैं हम हमारे थर्ड ए पे। ए है वो है अटेंशन टू डिटेल्स। बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है तुम्हें क्वेश्चन पढ़ते वक्त। ऑल्दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्टिव रीडिंग, पर डिटेल्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि इस मशीन को हमने इससे 10,000 में खरीदा है फॉर एग्जांपल, एंड 5 years इसकी यूजफुल लाइफ है, ठीक है। तो तुमने मतलब जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसमें एक्सप्लिसिटली उन्होंने नहीं है, तुम्हें उसका बुक वैल्यू दे रखी है, तो मतलब बहुत इम्प्लिसिट है ना कि तुम्हें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और जब तुम प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो डेप्रिसिएशन ऑब्वियसली लेस होगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना कि छोटी छोटी डिटेल्स, हर चीज़ जो तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी है उसका कोई ना कोई यूज़ होगा ही, ठीक है। ऐसे मत सोचना कि ये डिटेल तो एवं ही दे रखी है, इसका तो हमें हमारे आंसर में कुछ इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। बहुत कम सिचुएशंस में ऐसा होगा कि डिटेल सिर्फ तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दी होती है, पर अगर तुम बहुत श्योर हो कि हाँ ये तो सिर्फ हमें कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, तो तुम उसको छोड़ देना। बाकी मेरे हिसाब से तो सेकेंड थॉट देना ही चाहिए, क्योंकि हर एक स्टेटमेंट जो तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर लिखा है, हर एक डिटेल जो है उसका कोई ना कोई लेना देना होता है तुम्हारे आंसर से, ठीक है। तो इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखो। लोग एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई शेयर्स वाला, शेयर इशू वाला तुम्हारा क्वेश्चन है, उसके अंदर दे रखा है तुम्हें अलॉटमेंट का, फर्स्ट कॉल का दे रखा है, ठीक है। और तुम्हें टोटल जो उसकी प्राइस है, इशू प्राइस है, वो भी दे रखी है, फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ है, ठीक है। तो हमें समझ में आ गया कि अच्छा 4 रुपये अलॉटमेंट है, 2 रुपये हमारा फर्स्ट कॉल है, और उन्होंने बोल दिया है कि जो सेकेंड कॉल है वो फाइनल कॉल है, ठीक है। तो अब तुम्हें समझना है कि 4 और 2 ये तो हो गया, यानी कि 6 रुपीज़ हो गया। अब बचा कितना, 4 रुपीज़, ठीक है। ये मैं बात कर रही हूँ जब फेस वैल्यू पे इशू करा, अगर प्रीमियम वगैरह पे, प्रीमियम डिस्काउंट वगैरह पे इशू करा तो वो सिचुएशन अलग रहती है। तो ये हमारा सिर्फ एक एग्जाम्पल समझाने के लिए कि 4 + 2 जो है वो 6 हो गया, और 10 रुपीज़ तुम्हारा फेस वैल्यू जिस पर इशू प्राइस भी है, जो कि तो 10 - 6 4 रुपीज़, ठीक है। तो अब ये जो 4 रुपीज़ है वो ऑब्वियसली तुम्हारा सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट होगा। तो ये छोटी छोटी डिटेल जो तुम्हें क्वेश्चन में जो है वो एक्सप्लिसिटली नहीं दे रखी है, बट तुम इतनी तुम्हारी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि तुम उनको डीकोड कर सको, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा थर्ड ए। अब आ जाते हैं हमारे फोर्थ ए पे। तो हमारा जो फोर्थ ए है वो है एनालिसिस। एनालिसिस का जो क्लियरली इंडिकेशन है वो तुम्हारे रेशियो वाले टॉपिक से है, रेशियो, कंपैरेटिव, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। तो एनालिसिस करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो कुछ ना एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि तुमसे डायरेक्टली वो फॉर्मूलाज पूछ लेंगे रेशियोज़ के, है ना। तो ये बहुत नॉर्मल बात है कि अगर कोई चीज़ इंक्रीज डिक्रीज हो रही है तो उसका क्या मतलब, क्यों, किस वजह से हो रही है। तुम्हारा अगर शेयर कैपिटल तुमने इशू करा है तो क्या उससे तुम्हारे जो करंट रेशियो है, इन सारी चीज़ों पर फ़र्क पड़, इक्विटी रेशियो जो है उन पे सारा फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा शेयर कैपिटल के इशू करने से। तो ये सब एनालिसिस बेस्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं। देखो मुझे लगता है फॉर्मूला बेस्ड वाले जो डायरेक्ट क्वेश्चंस है वो तो तुम आराम से कर लोगे, मतलब प्रॉब्लम इन्हीं सारी चीज़ों में आती है, ठीक है। तो एक तो इम्पॉर्टेंट, जैसे मुझे भी अपने प्रेपरेशन टाइम से याद आ रहा है ये एडजस्टमेंट, कि शेयर कैपिटल इशू हो गया तो सारे टाइप के रेशियोज पे देख लो कि क्या क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। कहीं ना कहीं तुम खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे इसके आंसर में। तो ये जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है कि इस एक्टिविटी से इस रेशियो पे क्या फ़र्क पड़ेगा, वो बहुत अच्छे से कर लेना, इसी को हम एनालिसिस बोलते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखो। फॉर एग्जाम्पल तुमने कोई मशीनरी जो है वो सेल कर दी है, तो क्विक रेशियो पे, करंट रेशियो पे, तुम्हारे सारे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज पे, सॉल्वेंसी रेशियोज पे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। ये ही होता है एनालिसिस। कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट्स हमारे टाइम पे नहीं था, तो मैं उतना अच्छे से तुम्हें नहीं बता पाऊंगी, पर मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि एक बार उसका अच्छे से समझ लेना कि वो क्यों बनते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, और प्रेजेंटेशन फॉर्मेट वगैरह क्या क्या है, ठीक है। तो बस इतना मेरी तरफ से इस ए के बारे में है। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट ए पे, जो कि 5th ए है, विच इज़ एप्लीकेशन, ठीक है। अब हम एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं। तुमने ना अपने एनटीए वाले सिलेबस में देखा होगा कि कहीं कहीं पर उन्होंने ऐसे लिखा है मीनिंग एंड नेचर ऑफ दिस दिस दिस, ठीक है। तो वो थ्योरी टॉपिक्स हैं। अब थ्योरी टॉपिक्स में से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, नो डाउट, पर अगर उन थ्योरी टॉपिक्स में से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आ गए तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीज़ें। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें गुडविल वाले चैप्टर की, तुम्हारे उसमें लिखा है कि मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस और फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, वो सारी चीज़ें दे रखी
रखी है। अब फॉर एग्जांपल उन्होंने थोड़ा केस स्टडी फॉर्मेट में दे दिया कि ये है पर्सन है, इनको ये बिजनेस सेटअप करना है, तो क्या क्या फैक्टर्स जो हो सकते हैं जो इनकी गुडविल को अफेक्ट करें, तो वो तुम्हें थोड़ी चीज़ें आनी चाहिए, थोड़ी इन जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो थ्योरी वाले टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना। तो देखो मेरे को लगता है थ्योरी वाले चैप्टर्स उन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, मीनिंग एंड नेचर, तो जहाँ पे भी मीनिंग एंड नेचर लिखा है वो तो तुम्हें अच्छे से पढ़ना ही है। और जो तुम्हारे रेशियोज़ वाले चैप्टर्स हैं उनमें सारे रेशियोज़ की इम्प्लीकेशंस, आइडियल रेशियो, ये सारी चीज़ें याद कर लेना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने बात कर ली है 5 A's ऑफ अकाउंटेंसी की। आई होप तुम्हें थोड़ी अब बेटर क्लैरिटी होगी सब्जेक्ट के बारे में एंड थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। तो देखो अब ना तैयारी अपनी फुल स्विंग में कर लो, क्योंकि ज़्यादा टाइम बिल्कुल बचा है नहीं। तो जितना भी तुम्हारे पास एनर्जी है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनको अच्छे से यूज़ करके अच्छे से तैयारी करो, कोई भी टेंशन मत लो। और पेपर इजी आता है। अपने आप को ना ऐसे मत समझो कि यार इस कॉलेज में तो मेरा हो ही नहीं पाएगा, इसमें तो कोई चांस ही नहीं है, ऐसे ऐसे करके इतना पेसिमिस्टिक सोच हमें नहीं रखनी है, ऑप्टिमिस्टिकली प्रिपेयर करना है। अच्छा सोचो, तुम्हारे साथ अच्छा होगा, ठीक है। अब मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ की बात कर दूं जो है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज कौन से यूज़ कर सकते हो? मैं देखो वेबसाइट्स हमेशा बोलती हूँ, वेबसाइट्स जैसे लर्न CBSE TUT टेक्स्ट बुक, इनका तो मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ, ठीक है। चैट GPT है। और अगर मैं बुक की बात करूं तो मैंने जो बुक्स रेफ़र करी थी वो थी TS ग्रेवाल और DK गोयल, ठीक है। इनके MCQs बहुत अच्छे हैं, इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है आंसर्स की, तो तुम उनको अच्छे से रिलायबली रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारे रिसोर्सेज की बात। यूट्यूब चैनल में तुम सुनील पांडा सर, रजत सर को देख सकते हो। यूट्यूब चैनल तो इतने मतलब हर टॉपिक के लिए अलग अलग यूट्यूब चैनल को भी तुम रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। तुम्हें जो पर्सनली बेस्ट लगता है तुम वो चीज़ करो, ठीक है। क्योंकि अब इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया होगा ना 12 बोर्ड्स की प्रिपरेशन करते करते, कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि भाई हाँ इनकी टीचिंग स्टाइल मुझे जमती है और ऐसा सब, ठीक है। तो यूट्यूब वीडियोज़ तो वैसे रेफ़र कर लेना। अगर तुम्हें और भी थोड़ी प्रैक्टिस का देखना है तो जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स होते हैं तो वो तुम रेफ़र कर सकते हो। देखो ऑल्दो मैं बना रही थी वीडियोस, ठीक है, सॉल्व करने की, बट मुझे नहीं लग रहा था इतना अच्छा उस पर रिस्पॉन्स आ रहा था। तो मुझे लगा था कोई चीज़ तुम्हारे लिए यूज़फुल नहीं है तो मैं इतना मुझे उस पर फोकस नहीं करना चाहिए। इंस्टेड आई शुड मेक स्ट्रैटेजी टिप्स वाले वीडियोज़, तो वो तुम्हें ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। पर अगर तुम चाहते हो कि मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के वीडियोज़ लेके आऊँ तो मुझे बता सकते हो। और अगर तुम्हें लगता है कि नहीं बस आप मुझे आंसर की दे दो, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर दे दो, तो वो भी मैं शेयर कर दूँगी। वो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता देना तुम्हें जो भी अच्छा लग रहा हो। मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पर वो सारी चीज़ें जो भी मेरे पास रिसोर्सेज हैं MCQs की, मेरे पास बहुत सारे रिसोर्स हैं, मैं तो तुम्हें खुद देना चाहती हूँ, पर तुम्हें बताओ कि तुम्हें किस फॉर्मेट में चाहिए, ठीक है। तो वो मैं तुम्हें सारी चीज़ें दे दूँगी, चिंता मत करो। बहुत अगर तुमने उतने रिसोर्सेज भी रेफ़र कर लिए, क्योंकि ना उसमें अलग अलग पब्लिकेशन के अलग अलग वो है, ठीक है। पर ये मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि उसमें ओल्ड पब्लिकेशंस होंगी बुक्स की, तो वो तुम अपने आप देख लेना, ठीक है। पर देखो वही है कि सिलेबस तो लगभग सेम ही है NTA का, तो ज़्यादा तो दिक्कत नहीं आएगी। और पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो देखो हमेशा कोई भी एग्जाम हो, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स से इंपॉर्टेंट सोर्स तो कोई होता ही नहीं है। तो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स तो डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगी। अगर तुम्हें कहीं और से भी अवेलेबल हो रहे हो तो वो भी तुम रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो रिसोर्सेज के बारे में बता दिया, अब थोड़ी जनरल टिप्स दे देती हूँ, ठीक है। अकाउंटेंसी के लिए ना बस इतना ही सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ना कुछ सब्जेक्ट्स के लिए माइंड गेम। तुम्हारा माइंड कैसे काम कर रहा है, तुम कितना उसको मतलब तुमने कितना अपने आप को सब्जेक्ट से अटैच कर लिया है, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती है जो बहुत एग्जाम के टाइम में हेल्प करती है। अगर तुम अकाउंटेंसी को एक होता है ना एक मॉन्स्टर की तरह समझोगे, एक विलन की तरह समझोगे, तो वो कभी भी तुम उसका फियर ओवरकम नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अकाउंटेंसी को बहुत अच्छे से लो, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी अपनी उस पर फोकस कर लो, माइंडसेट अच्छा रखो, पॉजिटिव रखो, आराम से अकाउंटेंसी का पेपर हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। पर हाँ ये ध्यान रखना कि स्पीड थोड़ी मेंटेन करके रखना, क्योंकि 50 क्वेश्चंस है तुम्हारे पास जो तुम्हें 1 घंटे में करने हैं, तो स्पीड का थोड़ा टाइम मतलब प्रॉब्लम आ सकती है। पर देखो अब क्योंकि उन्होंने खुद ने 50 क्वेश्चंस करे हैं, तो मुझे लगता है कि जो क्वेश्चंस भी वो फॉर्मुलेट करेंगे ना वो भी वैसे ही होंगे जो 1 घंटे में हो जाए। तो ऐसा चिंता मत करो कि बहुत लेंदी क्वेश्चंस आ जाएंगे, हम कैसे 1 घंटे में कर पाएंगे, तो वो टेंशन मत लो। अपने आप जो पेपर सेटर है उसमें भी इतना तो दिमाग है ना कि भाई 1 घंटे वाला पेपर ही वो सेट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, टेंशन मत लो, आराम से हो जाएगा। और भी अगर तुम्हें कुछ भी चीज़ पूछनी है करनी है तो कमेंट सेक्शन हमेशा तुम्हारे लिए खुला है। तुम दिल खोल के अपने सारे जो व्यथाएं हैं, जो भी तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रहा है, वो शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, एंड फॉर मोर सच वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।